गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जो सेकंड पार्ट है। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 किए थे। 1 to 7 तक हमने सॉल्व कर दिया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कोई विशेष कमेंट आया नहीं है। तो यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अचीव किया जा सके, न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा सके। चलो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। बहुत अच्छे सवाल हमें देखने को मिलेंगे, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हमें क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, थोड़ा सा उसको टैक्टफुली डील करें तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, क्योंकि ज्ञान से पेट नहीं भरता है ना। ज्ञान अपनी जगह ठीक है, क्वेश्चन अपनी जगह। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। ए क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी जो सोलेनॉइड है इस तरह का है, आप लोग जानते हो सोलेनॉइड कैसा होता है ना। ये सोलेनॉइड है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल इज गिवन देयर, दैट इज 80 सेंटीमीटर। So I can write it 0.8 meter. Now, 80 centimeter long has 5 layers of winding of 400 turns each. अच्छा, 5 windings है, 400 की 5 windings है. So total number of turns are 400 एक में है और टोटल 5 वाइंडिंग है, तो वी विल गेट 2 × 10⁻³ 2000 हो गया ना। 2 × 10⁻³ टर्न्स टोटल मिलाकर इसमें इतने टर्न्स हैं। आराम से लिखते जाइए चीजों को। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 1.8 है, यानी इसकी जो रेडियस हो गई वो हो गई 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, यानी आई जो गिवन दिया वो 8.0 एम्पियर है। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। इसके सेंटर के पास में इनसाइड द सोलेनॉइड आपको डिटरमाइन करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जो अपना फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, म्यू एन आई। म्यू एन आई, म्यू की वैल्यू हम जानते हैं, है ना। अच्छा है, म्यू नॉट एन आई, और एन यहाँ पर क्या होगा, अच्छा हमें स्मॉल एन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहां जो n काम में आएगा वो कौन सा आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हम आराम से यहां से निकाल सकते हैं। n विल बी गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये है 2 × 10⁻³ अपॉन लेंथ। लेंथ कितनी है टोटल, पूरी लेंथ का अपन डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट लेंथ अपने को मिल जाएगा। दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ अपॉन ये लेंथ रही 0.8। इस पॉइंट को हम रिमूव करेंगे, वी विल गेट 20, और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5, राइट। 8 × 2 = 16, 4 0, ओके। So the number of turns per unit length is there, 2.5 multiplied by 10⁻³ turns per meter, right। इसको यहां पुट करेंगे तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁷। n की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की है, दैट इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ and I is there, we have given 8.0,
So there is no use of this radius. There is no use of this radius. Okay, it is only given to confuse the students. Okay, चलो सॉल्व करो इसको। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को 4 से तो 10 आ जाएगा, 10 पाई, ये हो गया 10 इज टू पावर -4, और 8 को इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 80। ठीक है, इसको तो हम उधर ले जाते हैं, चलो एक साथ कर लेंगे। 80 इज मल्टीप्लाइड बाय 3.14, अगेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय -4, 10 इज टू पावर -4। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 4 32, 3 8 3 1.25 एंड 0। ओके, 250.12 इंटू 10 इज टू पावर -4। पॉइंट को जब हम यहाँ लाएंगे तो 2 प्लस के 10 निकल जाएंगे, तो ये मिल जाएगा हमें 2.5012 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज टू पावर -2, 10 इज टू पावर -2 टेस्ला। और अगर हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में देखना चाहें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ कितना है, अगेन 1, तो हम इसको यहीं तक लिखेंगे 2.5 इंटू 10 इज टू पावर -2 टेस्ला। So this will be the magnitude of magnetic field on a point which is very near to the center। ठीक है, सिंपल है ना, समझ में आना चाहिए। इस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो एनसीईआरटी में से आएंगे। सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू दैट यू प्लीज डिस्कस द all the NCERT numericals and examples, especially examples also। तो examples का मैंने आपको छोड़ दिया है, और ये जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है मैं धीरे धीरे करके सारी सॉल्व करूँगा। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया है। ओके, नाउ आई गो टू क्वेश्चन नंबर 9। A square coil of size 10 cm consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere। ठीक है, the coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with direction of uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.80 Tesla। What is the magnitude of torque? Okay, तो बच्चों यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन मैंने ये ले ली, दैट इज गिवन ऑफ 0.80 टेस्ला, राइट। ओके, हुआ क्या है कि यहाँ पर एक वर्टिकली एक सस्पेंडेड कोइल है, स्क्वायर टाइप। आपने को यहाँ से ये वर्टिकली ऐसी है तो हमें ऐसी दिखेगी, साइड से लिखेंगे, ये स्क्वायर शेप की है, बट चूंकि ये ऐसे झुकाई हुई है तो हमें ऐसे दिख रही है। इस ये जो एंगल बना रही है तो इसका जो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, यहाँ, ये है एरिया वेक्टर इसका यहाँ होगा। ये इस बी के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज 30 डिग्री। क्वेश्चन को समझिए आराम से, क्वेश्चन को आराम से समझ लो। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका मतलब हाफ डन। ओके, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द मेक्स एन एंगल। ठीक, इसका नॉर्मल जो है, एरिया वेक्टर का जो नॉर्मल है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और स्क्वायर कोइल की जो साइड है ना, साइड है वो 10 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब ये हो गया 10 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर की। ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 टू पावर -1 मीटर इसकी साइड है स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन दैट इज 12 एंड I is given that is 12 एम्पीयर। तो हमने जो दिया हुआ है उसको पहले क्वेश्चन को एनालिसिस कर लिया, उसको यहाँ
अब हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालना है। सो टॉर्क हम जानते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, m क्रॉस b, है ना। जो मोमेंट है इसका, वो ये डायपोल मोमेंट आ गया इसका, और ये क्या आ गया, ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। चलो मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, तो मैं इसको लिखूंगा एम डी साइन थीटा, राइट। तो m को हम किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है m इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज m इज इक्वल टू NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसको रख लो NIA मल्टीप्लाइड बाय b साइन थीटा। व्हाट इज n, what is n, that is 12, n 12 नहीं है, that is given 20, okay 20 टर्न्स है। हमने लिखने में थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक कर दी है, n कितना है 20 है, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 20, n है ना, कैपिटल है, ओके, तो that is 20 and I is given, that is 12 है। एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए a स्क्वायर हो जाएगा, a इज गिवन 10 टू पावर -1, सो दैट विल एरिया विल बी 10 टू पावर -1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है यहाँ पर 0.8, और साइन थीटा इज गिवन 30 डिग्री। आई थिंक अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू 8/10 इंटू साइन 30, दैट इज हाफ, साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो ये 20 हो गया, ये 20 से कैंसिल आउट हो गया, सो 12 8 जा, दैट इज 96 इंटू 10 टू पावर -2, एंड इसको मैं डायरेक्ट उसमें लिखूं तो 0.96, और टॉर्क की यूनिट क्या होगी, टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F, सो न्यूटन मीटर, ठीक है, टॉर्क की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। सो दिस विल बी द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पर्टिकुलर कॉइल, ठीक है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लियर हो गया ये, है ना, बहुत अच्छा सवाल है। हमने एल यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक कर दी थी, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ आराम से, कोई ज्यादा बहुत टाइम है अभी, बट अपने को कंटिन्यू स्टडीज करनी है, बीच में नहीं छोड़ना। टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 आर द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। तो एक तो M1 का लिख लेते हैं और दूसरा M2 का लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, दैट इज R1 इक्वल टू 10 ओम, N1 is equal to 30 and A1 is equal to 3.6 into 10 to power -3 मीटर स्क्वायर, ये अच्छा क्या इन्होंने पूरा ये दे दिया, एंड B1 is given, that is 0.25 टेस्ला। तो यहाँ इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पर लिखना शुरू करें तो R2, N2, A2 और B2 यहाँ पर जितना दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। तो R2 is given 14 ohm, N2 is 42 and A2 is given 1.8 into 10 to power -3 meter square and B2 is given 0.50 Tesla. Now question, स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर 2 मीटर्स, यानी जो K है वो दोनों का सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है ना, तो दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट वो हम दोनों का ही K ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं, ठीक है।
Now determine the ratio of current sensitivity. Current sensitivity रेशियो निकालना है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है बच्चों? करंट सेंसिटिविटी कैन बी गिवन बाय phi अपॉन I, है ना। मान लो मुझे इस फर्स्ट के लिए, फर्स्ट कॉइल M1 के लिए देना है, तो फाई क्या हो जाएगा यहाँ पर फाई हो जाएगा आपका NAB अपॉन K, NAB अपॉन K हो जाएगा। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें निकालना है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन पूछा है रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, तो रेशियो पूछा है तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे? हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाई अपॉन A M2 और फाई अपॉन A M1 का रेशियो निकालना है। ठीक है, दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो लिख दीजिए सिंपली, है ना। इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? M2 के लिए क्या आ जाएगा? N2 A2 B2 अपॉन K, तो सेम है दोनों का, अपॉन N1 A1 B1 अपॉन K। ठीक है, हाँ, ये K से K कैंसिल आउट हो गए, तो हमें मिल गया N2 A2 B2 अपॉन N1 A1 B1, and that will be equal to, पुट कर दीजिए यहाँ से वैल्यू। N2 कितना है? 42, A2 is given, A2 is 1.8 into 10 to power -3, B2 is given 0.50 अपॉन, नीचे क्या आएगा? N1 that is 30 multiplied by A1 that is 3.6 into 10 to power -3, ठीक है, 10 to power -3 into B1 हो जाएगा 0.25। तो बच्चों यहाँ पर देखो 10 to power -3 से ये मर गया मतलब कट के मर गया। अब यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल कर रहे हैं 6 से, तो यहाँ आएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो पूरा 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट। सो हियर वी हैव 7/5, 7/5। ठीक है, सो दिस विल बी द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। अब कोई बच्चा अगर इसको M1 को ऊपर लेके निकाले तो उसका 5/7 आ जाएगा। दिस इज नॉट अ बिग इशू। क्वेश्चन में और क्या बच रहा है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये जो फर्स्ट पार्ट था ये तो आपका हो गया करंट सेंसिटिविटी वाला। अब हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज, कम ऑन, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में हम क्या करेंगे कि ये सेम ऐसा ही काम करेंगे। उसमें क्या होगा कि फाई अपॉन वी का हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज फॉर M1 और M2। सो फाई अपॉन वी फॉर M2 एंड फाई अपॉन वी फॉर M1। फॉर्मूला विल बी सेम, क्योंकि V इक्वल टू IR, तो यहाँ पर भी दोनों टर्म्स आ जाएंगे। फाई अपॉन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम इसको डायरेक्ट रखें तो N2 A2 B2 अपॉन K, तो ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 अपॉन I के नीचे, और जो R और साथ में तो मैं लिख दूंगा 1/R2।
सेकेंड कॉइल के लिए है ना, तो R2 अपॉन यहाँ आ जाएगा N2A2B2 अपॉन के मल्टीप्लाइड बाई 1/R1। ओहो 1 के लिए, फर्स्ट के लिए ना, तो 1 N1A1B1 अपॉन के। अगेन के विल कैंसिल आउट, इसका रेशियो हमने फाइंड आउट कर ही लिया है ना, अभी भी आंसर निकाला है, तो ये लिख लेंगे यहाँ पर, ये अपॉन के नीचे अपॉन के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7/5, तो इसका रेशियो आ गया, वी हैव ऑलरेडी डिटरमाइंड इट, तो ये आ जाएगा यहाँ पर R1/R2, ऊपर जाएगा ना, तो R1/R2, so the answer will be 7/5 multiplied by R1 और R2 कितना है, ये रहा, R1 है ऊपर आएगा 10 और R2 तो 14 है वो नीचे आएगा, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये ट्वाइस, अगेन ये ट्वाइस, so we will get 1/1, so the ratio will be, the required ratio of voltage sensitivity will be 1:1. So this is the solution of question number 10. In this way we can solve the questions very easily. Now we come to question number 11, है ना, मुझे उम्मीद है आप साथ साथ लिख रहे हैं, जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं मैं उनको बार बार कह रहा हूँ वीडियो को पॉज करें और लिखें जरूर, छोड़ेंगे बीच में क्वेश्चंस को, जो बच्चे क्वेश्चंस को बीच में छोड़ेंगे वो प्रेशर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर, in a chamber uniform magnetic field of 6.5 गॉस, अच्छा, और एक गॉस किसके बराबर होता है, एक गॉस किसके बराबर होता है, कितना है, कितना गॉस है, 6.5 गॉस, इसका मतलब ये हो गया 6.5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, 1 गॉस is equal to 10⁻⁻⁴ टेस्ला is maintained, an electron is shoot into the field with a speed of 4.8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड जो है वो है 4.8 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, normal to the field, explain why the path of the electron is a circle, determine the radius of the circular orbit, और इसमें ये दिया हुआ है, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, और उसका जो मास है दैट इज 9.1 × 10⁻31 kg, -31 kg। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं होना चाहिए, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है कि उस मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरह का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड से हम शूट करते हैं, तो होगा क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शूटेड होगा इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू होगा इस साइड, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा कि इस फोर्स से ऐसे अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, और ये डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज करने के कारण यहाँ पर ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में तेजी से ऐसे घूमने लगे। तो बच्चों यहाँ हमें ये समझना है कि ये इसको हम कैसे कह सकते हैं, कितना टॉर्क लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला ऑफ QV क्रॉस B, है ना। तो V क्रॉस B का मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी V क्रॉस B। V क्रॉस B यानी V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगी। जैसे इसकी वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है ना, तो उसके ऊपर क्या होगा कि वो उसका फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगेगा, दोनों, इसके और इस वेलोसिटी दोनों, ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ पर ऐसे घूमने लगेगा, समझ में आया। जैसे मान लो इस डायरेक्शन में आपका, इसको विजुलाइज करो, हम 3D फिगर को यहाँ पर बना रहे हैं,
इसीलिए थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है डायरेक्शन में। देखो कि जैसे इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इधर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड से शूट किया अंदर, तो वो क्या होगा, ऐसे आएगा। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो वो क्या करेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स ऊपर की साइड में लगा है ना, या नीचे की साइड लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द व्हील, है ना, स्क्रू रूल, थंब रूल। तो यहां से ऐसे वो ऐसे मोशन करेगा और कंटिन्यू ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, फिर उसके परपेंडिकुलर हर एक जगह इसके परपेंडिकुलर ये जिस डायरेक्शन है अंदर की साइड में फोर्स लगेगा। और ये फोर्स कहां से मिलेगा इसे, ये फोर्स कितना हो, QVB। और ये फोर्स कौन सा फोर्स होता है जो सर्कुलर मोशन में किसी भी पार्टिकल को मूवमेंट करने के लिए मजबूर करता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू mv²/r। कोई इश्यू नहीं है इसमें। और ये फोर्स कौन अवेलेबल करा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में, ये QVB। सो बोथ फोर्सेस विल बी इक्वल। सो वी विल राइट हियर QVB, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, QVB इज इक्वल टू mv²/r। हमें क्या निकालना है इसमें, रेडियस निकालनी है ऑर्बिट की, रेडियस निकालनी है। अच्छा, तो यहीं से देखो b से ये b का स्क्वायर कट गया और रेडियस निकालनी, तो r को इधर ले लेंगे, m ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन q, दैट इज e, एंड b इज गिवन। अच्छा, चलो लिखिए इसको, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी इक्वल टू me। m कितना है, 9.1 into 10⁻31। v कितना है यहाँ पर, दैट इज 4.8 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड अपॉन e, ये हम जानते हैं 1.6 into 10⁻19 कूलम, and b is given here, that is 6.5 multiplied by 10⁻⁻4। इतने मीटर की रेडियस में वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। अच्छा, कैंसिल आउट कर सकते हैं हम इसको, बिल्कुल कर सकते हैं, ये 3 टाइम्स हो गया है ना, ये दोनों 13 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 13 7 is 97 and 13 5 is 65। so in the numbers we are getting here 7 3 is 21/5, it means 4.2। अब बची 10 की पावर, तो यहाँ पर -31 है, ये हो गया, यहाँ +6 है, तो ये हो गया बच्चों -25 और नीचे आ जाएगा -23, ऊपर जाएगा तो हमें मिल जाएगा 10⁻²। अच्छा अच्छा अच्छा, 10⁻², इतने मीटर की रेडियस में वो घूमेगा। और सेंटीमीटर में इसमें लिखेंगे तो 4.2 सेंटीमीटर की रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस होगी वो 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 4.2 सेंटीमीटर की रेडियस में वो इस तरह झूम झूम घूमता रहेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं नेक्स्ट। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 11। In question number 11, obtain the frequency of the revolution of the electron in the circular orbit. Does the answer depend on the speed of the electron? Explain. ये कह रहा है कि क्या वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है ना। अच्छा, तो हमें ये तो फॉर्मूला में देखना पड़ेगा। यहाँ फॉर्मूला ये आया हुआ है, QB इज इक्वल टू mv/r, ठीक है, हमें निकालनी है। अच्छा चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, साफ कर दूँ इसको, फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। मैं फाइंड आउट करूँ, ओके ओके।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज देयर, हमने अभी भी सॉल्व किया था। mv स्क्वायर अपॉन r इज गिवन बाय qvb, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, तो अब देखो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा, इसके लिए हमें सबसे पहले ओमेगा का निकालना पड़ेगा। सो 1 अपॉन r इज गिवन qb बाय m एंड r इज m अपॉन qb। b कहाँ चला गया? अच्छा, mv। ठीक है, अच्छा, सो द फ्रीक्वेंसी विल बी f इज इक्वल टू, यहां से हमें मिलेगी qb अपॉन, है ना, 2 पाई f आ जाएगा qb अपॉन m, है ना, qb अपॉन m। आप लोग जानते हैं ना v इज इक्वल टू ओमेगा r, v इज इक्वल टू ओमेगा r। तो यहां पर ये ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? ओमेगा मिल जाएगा। तो ओमेगा किसके इक्वल होगा? 2 पाई f के। क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, ओमेगा किसके इक्वल होगा? 2 पाई f के। देखो यही से फॉर्मूला निकाल लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका उल्टा होगा, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा है ना, ओमेगा r। अच्छा, तो मैं इसको छोड़ देता हूं, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी विल बी टेकन एज qb अपॉन, ये 2 पाई यहाँ नीचे चला जाएगा, 2 पाई m। चलो, अब मिल गया हमें सब कुछ। क्लास जो क्वेश्चन 11 में जो हमने लिए थे डाटा, उन्हीं को यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी विल बी q, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज 1.6 into 10⁻⁻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 ⁻
-4 यही दिया था, यस। एंड 2 पाई मीन्स 2 into 3.14 अगेन मल्टीप्लाइड बाई m कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 into 10⁻⁻31 kg। सॉल्व कर लो इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है। कर लो सॉल्व इसको, तो इसको कैंसिल आउट करें तो इस बार कैंसिल आउट उतनी आसानी से नहीं होगा जितना बढ़िया से पिछली बार हुआ था। 0.8 आ गया, यहाँ पर 13 से करेंगे तो 5 आ गया, यहाँ 7 आ गया, तो नंबर्स ऊपर आ गया 4.0, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 और इनको किया मल्टीप्लाई तो यहाँ पर कितना आएगा 98 और 21 इंटू 10⁻, यहाँ -19 है, ये -4 है तो -23 और ये आगे ये ऊपर जाएगा तो कितना 8 प्लस का 8 -31 ऊपर जाएगा +31 एंड यू विल गेट +8। अब इसको कैंसिल आउट करो तो यहाँ पे 0 से काम चल जाएगा, एक जीरो से दिया आ जाएगा 10⁻7 और यहाँ आ जाएगा 40 अपॉन, सॉरी यहाँ लिखना पड़ेगा 40/22 कर लेता हूँ इसको, ऑन और अबाउट आंसर आ जाएगा। यह आ गया आपका 20/11 है ना, 20/11 और यहाँ डिवाइड करूँगा तो आएगा 1.908201 है ना इंटू 10⁻7, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आता है, तो 1 सेकंड में इतनी बार ये उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम जाएगा सर्कुलर मोशन, 1 सेकंड में इतनी बार, यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी है ना, बहुत तेजी से घूमेगा। थोड़ा सा यहाँ अवेयर रहना है, ये देखो मैंने यहाँ टेक्निकली डी लिखी क्यों 9 तक आ गया था, तो आंसर अब चेंज नहीं हो सकता है ना। हाँ, सो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं आप लोग, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने फाइंड आउट किया वैसे ही करें, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था इसलिए मेरे को यहाँ पर डिराइव करना था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज देयर, a circular coil of 30 turns and radius 8 centimeter
कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पीयर। अच्छा एन तो दिया हुआ है आपको 30, रेडियस दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 10⁻² मीटर। करंट दिया हुआ है उसके अंदर 6 एम्पीयर। बहुत बढ़िया। इस सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला, बी दिया हुआ है 1 टेस्ला। इस तरह के अगर फिगर्स मिलते हैं तो बहुत बढ़िया, जो कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो जाएगी। फील्ड लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। अच्छा नॉर्मल जो है कॉइल का, देखो फील्ड लाइंस ऐसी है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है ना, और इसके अंदर ये एक सर्कुलर इस तरह का एक कॉइल रखी हुई है, जो कि इसके साथ ये इसका नॉर्मल होगा, ये दोनों 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना है ना। यहाँ पर फील्ड होगा, यहाँ पर इसका नॉर्मल होगा। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है व्हाट एवर इट में, चाहे स्क्वायर हो चाहे सर्किल। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। सीधी सी बात है, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ये ऐसे होना चाहिए, ये इसको ऐसे होना चाहिए, बट क्या हम इसके ऊपर कोई काउंटर टॉर्क लगाएं जिससे ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाए, ये टर्न नहीं हो पाए, तो वो किसके इक्वल होगा? जितना इधर लगेगा उसी की काउंटर टॉर्क इक्वल होगा। फॉर्मूला लगा दो, बिल्कुल सिंपल हो गया ये। टॉर्क विल बी कैलकुलेटेड एज, हमने आज किया था एक सवाल पहले, m क्रॉस b। व्हाट इज m? दैट इज NIA, राइट? NIA मल्टीप्लाइड बाय b और साइन थीटा। अरे ये ऐसा होगा ना, mb साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। सो NIAB साइन थीटा, ठीक है। अच्छा वैल्यू रख दो, व्हाट इज n? दैट इज 30, I is given 6 एम्पीयर, A विल बी, रेडियस दी हुई है तो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर कॉइल है तो पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, r कितनी है? 8 × 10⁻², अगेन 8 × 10⁻², NI A आ गया, B आ गया, आपको दिया हुआ है 1, साइन थीटा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। सॉल्व कर लो इसको, साइन 60 डिग्री यानी √3/2। अच्छा चलो ये आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कहां से शुरू करें? ये -4 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 30 × 6, 30 × 6 तो हो गया 180, इंटू 3.14, 8 × 8 64, इंटू 10⁻⁻4 इंटू √3 यानी 1.73/2। ठीक है, ये यहां से कैंसिल आउट हो गया 90 टाइम्स। ये मैंने 90 इसलिए लिया कि 9 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा। अच्छा अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन चारों। अच्छा तो इस अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगा सकते, हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और हमारे सामने जो आंसर आएगा है ना, अपॉन ये भी ले लेंगे, अपॉन 10,000, ये ऐसा आ जाएगा 90 × 3.14 × 64 × 1.73 अपॉन 10⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो ये काफी लंबा चौड़ा हो गया काम। यहाँ पर हमें बैठ के किसके पास, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें केवल मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, मैंने मल्टीप्लाई किया था तो ये वैल्यू करीबन ये आएगी 3.13। मैंने मल्टीप्लाई ही किया था इसको, तो 3.13, और टॉर्क कहते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है ना। हाँ, यहाँ और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So this is the first part of the question number 13. Now last part. Would your answer change if the circular coil were replaced by a planar coil of some irregular shape that enclose the same
अनअल्टर्ड, यानी और कोई चीज हम चेंज नहीं करें, पूरे डाटा सेम रखें। और ये जो सर्कुलर कॉइल है इसकी शेप को बदल दे, इसकी जगह मैं ऐसी 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 एक यहाँ पर शेप रख दूं कॉइल, तो क्या होगा, वाट भी नहीं होगा। तो हमें इसके लिए केवल फॉर्मूला देखना है, एन वही सेम है, आई सेम है, एरिया उन्होंने बता दिया कि सेम एरिया की, बी सेम है, बाकी सारी सिचुएशन सेम है, थीटा सेम है, तो इसका मतलब टॉर्क उतना ही फील होगा, बिकॉज torque does not depend on the shape of the coil, it depends on the area of the coil, so no change will be observed। हमें कोई चेंज यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होगा, no change will be observed। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, पहले रीजन दे देना कि टॉर्क डज नॉट depend on the shape of coil, ये इसके अंदर कोयल की शेप पर डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द कोयल। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम द चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके दोनों हमने 2 वीडियो में 13 सवाल यहाँ से किए हैं। आई थिंक यू विल बी बेनिफिटेड, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।